हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द कंपनी फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज, यानी कि एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी कि वैधानिक कंपनी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना के लिए कम से कम कितने चुकता पूंजी की आवश्यकता होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। एक निजी कंपनी के लिए कितने मिनिमम रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल की आवश्यकता है? तो वो है आपका 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 2 चाहिए। और पब्लिक कंपनी के लिए कितना चाहिए? 7। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, एक प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती है? इशू ऑफ शेयर्स, इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बी अ लिमिटेड कंपनी। यानी कि एक निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती है? अंशों का निर्गमन, या वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बन सकती है, या लिमिटेड कंपनी। तो ये तीनों वो काम कर सकती है, लेकिन वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इंटेंड्स टू गेट रजिस्टर्ड इज नोन एज, यानी कि पूंजी का वह भाग जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है, उसे कहते हैं हम लोग अथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है? अ कंपनी इज लीगल एंटिटी, सही है। कंपनी का एक वैधानिक अस्तित्व होता है जो कि उसके मेंबर से अलग होता है। अ कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर, ये भी सही है, कंपनी अपने अंशों को खुद खरीद सकती है। अ शेयर होल्डर इज एजेंट ऑफ कंपनी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, उसका मालिक होता है, एजेंट नहीं। सेम पर्सन कैन एजेंट एंड क्रेडिटर ऑफ कंपनी, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। निम्नलिखित में से कंपनी की विशेषता कौन सी है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, यानी कि जो मेंबर्स हैं उनका दायित्व उनके द्वारा लिए हुए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होता है, ये सही है। इट इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एक स्वैच्छिक संघ है, ये भी सही है। अ कंपनी इज सेपरेट बॉडी कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, ये भी सही है कि कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है और उसके नाम पर भी केस हो सकता है, वो खुद भी किसी के नाम पर केस कर सकती है। परपेचुअल सेसेशन मतलब उसका जो लाइफ है, उसका एक जो एग्जिस्टेंस है बहुत लंबे समय तक रहता है, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द एबव होगा कि सभी कंपनी के विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज अ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और एप्लीकेशन अकाउंट किस तरीके के नेचर का है? तो वो होता है आपका पर्सनल, क्योंकि एप्लीकेशन भी किसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है, अलॉटमेंट भी किसी पर्सन के नाम पर होता है, तो ये एक व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द हेड। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें एक तरफ आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिखाए जाते हैं और नीचे सेकंड पार्ट में एसेट्स दिखाए जाते हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाया जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए भले वो लाभ है लेकिन उस पे हक किसका है? शेयर होल्डर्स का ही है। आज नहीं तो कल कंपनी उनको वापस करेगी। तो लाइबिलिटी साइड में दिखाती है कौन से अंडर, उसका जो हेडिंग होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, संचय एवं आधिक्य उसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 78 ऑफ कंपनीज एक्ट अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग जो आप प्रीमियम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे अगर शेयर का वैल्यू है 10 रुपया और उसको निर्गमित किया जाता है 12 रुपये पे, तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। तो ये जो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं? बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जा सकता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इसके लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि
फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए कभी भी इस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए और बाई बैक ऑफ शेयर, इन दोनों के लिए भी किया जा सकता है। इन तीनों के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आपका है द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी सिर्फ समापन पर ही मांगती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल दोनों में डिफरेंस होता है। रिजर्व कैपिटल मीन्स क्या है? वो अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट है जिसे कंपनी समापन पर मांग रही है। और कैपिटल रिजर्व मतलब क्या होगा? कंपनी को अगर पूंजीगत लाभ होता है उससे वो संचय जो बनाती है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? पहला है बाई बैक मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सही है कि जब भी बाई बैक होता है तो वो आपके अंतर नियम द्वारा अधिकृत होना चाहिए। नेक्स्ट है अ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड फॉर बाई बैक, ये भी सही है, बाई बैक के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। शेयर्स कैन बी पार्शली पेड अप, ये गलत है, शेयर्स जब तक फुली पेड नहीं रहेंगे उनका बाई बैक नहीं किया जाता है। जब वो पार्शली पेड हैं और उसे वापस ले लिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरफीचर। फॉरफीचर मतलब होता है हरण करना अंशों का। जैसे पार्शली पेड का मतलब क्या है कि कंपनी के ने 10 रुपये मांगा और पब्लिक ने सिर्फ 8 रुपया दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पार्शली पेड अप। और वहीं पर 10 रुपये मांगा था और 10 का 10 रुपया मिल गया तो उसे हम लोग कहते हैं फुली पेड। तो जब शेयर्स 10 के 10 पूरा मिल गया है, पैसा फुली पेड हो गए हैं, तभी उनका बाई बैक होगा। अगर 10 पे 8 रुपया मिला और कंपनी ने अपने अंशों को वापस ले लिया तो उसे हम लोग कहते हैं अंशों का हरण करना। कंपनी ये 8 रुपया भी अपने पास रख लेती है और उसके साथ साथ जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी ऑनरशिप भी छीन लेती है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। नेक्स्ट है इफ शेयर्स आर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स देन अ सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सो बॉट बैक इज ट्रांसफर टू, यानी कि अगर अंशों को खरीदा जाता है फ्री रिजर्व से, तो जितने अंशों को खरीदा गया है उनके अंकित मूल्य को कहीं ट्रांसफ़र किया जाता है। कौन से रिजर्व में? तो उसे ट्रांसफ़र करते हैं CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम बाई बैक लिमिट इन एनी ईयर इज, किसी भी साल में मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का बाई बैक किया जा सकता है? तो 25% किया जा सकता है। किसका? टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इन दोनों को जोड़ करके मान लीजिए आपका इक्विटी 100 रुपये का था और 10 रुपये का फ्री रिजर्व है, तो 110 का 25% निकाला जाएगा। 25% जितना भी आएगा वो मैक्सिमम बाई बैक लिमिट होता है, उससे अधिक का बाई बैक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बोनस इशू इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये सही है, बोनस शेयर फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये गलत है। पुनर्मूल्यांकन अंशों के पुनर्मूल्यांकन से या फिर किसी संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ होता है उससे बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जाता है। नो बोनस इशू शैल बी मेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ एनी पब्लिक और राइट इशू, किसी भी सार्वजनिक या फिर अधिकार अंशों के निर्गमन के 12 महीने तक कभी भी बोनस शेयर का इशू नहीं किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर इन एनी रेशियो, ये भी सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है राइट शेयर आर नॉट ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ, अधिकार अंश कब नहीं निर्गमित किए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? अधिकार अंश उन्हीं को दिए जाते हैं जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स होते हैं, यानी कि वो एग्जिस्टिंग हैं, तो उनको कब हम लोग रोक सकते हैं अधिकार अंश देने से? एक तो जनरल मीटिंग करा करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किसी को रोका जा सकता है, और डिसाइडेड बाय एनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सामान्य रेजोल्यूशन रहे और उसके साथ साथ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर के भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व विच कैन बी यूटिलाइज टू मेक पार्शली पेड शेयर्स इन टू फुली पेड अप,
यानी कि निम्नलिखित में से कौन से रिजर्व का प्रयोग किया जा सकता है पार्शली पेड अप शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करने के लिए? तो हम लोग कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन कैश। नेक्स्ट है आपका शेयर होल्डर्स रिसीव्ड। शेयर होल्डर्स को क्या प्राप्त होता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड या कमीशन, ऑल ऑफ द एबव। तो किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड, लाभ का एक अंश मिलता है जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश। नेक्स्ट है शेयर्स इशू ऑन प्रीमियम इज। जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट मिलता है वो कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत लाभ, असामान्य लाभ या फिर आयगत प्राप्ति। तो ये होता है पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफीटेड शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाय। जब अंशों का हरण किया जाता है तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट किया जाता है? जैसे आप जब शेयर इशू करते हैं तो पैसे आपको मिले, बैंक अकाउंट आपका डेबिट जाता है, एसेट्स बढ़े तो डेबिट हुआ, टू शेयर कैपिटल होता है। लेकिन जब आप अंशों का हरण करते हैं तो क्या होता है? आपकी लायबिलिटीज़ कम होती हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। पूछा है कि आप डेबिट करेंगे कौन से अमाउंट से करेंगे? कॉल्स इन एरियर अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से, पेड अप अमाउंट से या नन ऑफ द अबव से? तो ये होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग किसको लिखते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट। टू रहता है आपका कॉल्स इन एरियर, यानी कि जितना पैसा आपको नहीं मिला है और उसके साथ एक और अमाउंट क्रेडिट होता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा रहता है? जो आप जब्त किए हैं, यानी कि कंपनी जो जब्त कर लेती है, पैसा मिला रहता है वो जब्त कर लिया। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपये मांगे थे, कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल में चला गया, उसमें से 8 रुपये मिल चुका है, तो ये 8 रुपये कहाँ पे जाएगा? शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि इन्हीं का जब्त होगा, यही अमाउंट जब्त किए जाएंगे। और 2 रुपये कहाँ पे जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो ये एंट्री आपकी कैसी भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, या फिर जैसे एमसीक्यू यहाँ पे बना हुआ है कि इस समय पे कितना अमाउंट डेबिट होगा, चाहे क्या क्रेडिट होगा, वैसे यहाँ पे पूछ सकता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है। तो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट पेड अप वाला जाता है, कॉल्स इन एरियर में कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट जाता है। नेक्स्ट है री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स ऑन डिस्काउंट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। यानी कि जब आप री इशू करते हैं फॉरफीटेड फॉरफीटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे, तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है? तो सबसे पहले जब आप री इशू कर रहे हैं तो पैसा आपको मिलेगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट गया। कौन से पैसे से? जितना आपको मिला, उसके साथ आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो कंपनी के लिए लॉस है, तो वो भी डेबिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट हम लोग लिखेंगे? तो हम लोग मतलब यहाँ पे किसको हम लोग डेबिट करेंगे? तो वो हम लोग शेयर फॉरफीचर को करते हैं, किससे? जितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा शेयर 10 रुपये का था, उसको हम लोग इशू कर दिए 8 रुपये पे, तो हमारे बैंक में कितना रुपया जाएगा? 8 रुपया जाएगा, क्योंकि ये हमको मिलेगा। 2 रुपये का जो डिस्काउंट दिया है, और कौन से शेयर को हम लोग री इशू कर रहे हैं? फॉरफीटेड शेयर को। तो जो हमको लाभ हुआ रहता है उसी में से हम लोग डिस्काउंट देते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि मैक्सिमम री इशू पे, फॉरफीटेड शेयर को जब री इशू किया जाता है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट रहेगा। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एरियर इज। टेबल एफ क्या है? जब कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो वो टेबल्स को फॉलो करती है। तो टेबल एफ 2013 से रिलेटेड है, और अगर टेबल ए पूछता है तो वो रिलेटेड था 1956 से। तो आपका टेबल ए और टेबल एफ दोनों एक साथ देख लेते हैं। इसमें इंटरेस्ट था आपका 5 और 6%, इसमें है 10 और 12%, यानी कि करंट सिचुएशन में आपका टेबल एफ ही फॉलो हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपके ए से भी रिलेटेड पूछ सकता है, एफ से भी। कंपनी जब जनता से पैसा मांगती है और वो नहीं दे पाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मांग पर बकाया, यानी कि कॉल्स इन एरियर। तो उस समय कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है? 5%, और करंट में कितना कर रही है? 10%।
जब कंपनी पैसा नहीं मांग रही होती जनता से तब भी जनता पैसा जमा कर देती है, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, जनता को इंटरेस्ट देती है 6% से, नहीं तो अगर टेबल एफ को फॉलो कर रही होगी तो वो 12% से। आई होप याद हो गया हो आपको। नेक्स्ट है अनपेड कॉल्स आर। अनपेड कॉल्स को क्या किया जाता है, एडेड बैक टू शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में जोड़ दिया जाता है, अंश पूंजी से घटा दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घटा दिया जाता है। तो अनपेड का मतलब क्या है, मांगा गया पैसा लेकिन वो पैसा नहीं मिला है। तो जब मांगते हैं यानी कि ड्यू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि मान लिया जाता है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जब वो पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में से उसको घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू, यानी कि अंशहरण खाते में जो पैसे बचे रहते हैं सभी अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए शेयर फॉर फ्यूचर में जो आपके पैसे हैं, कंपनी के लिए जो पैसे हैं, तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक तरीके का लाभ है। कैसा लाभ है, पूंजी को एकत्रित करने के लिए वैसा लाभ हुआ था, और जब भी पूंजीगत लाभ होता है और उससे कोई रिजर्व बनाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व कहते हैं, पूंजीगत लाभ, सॉरी पूंजीगत संचय। नेक्स्ट है आपका कॉल पेड इन एडवांस इज। कॉल पेड इन एडवांस का मतलब अभी समझाया था कि कंपनी ने अभी पैसा नहीं मांगा है लेकिन जनता ने दे दिया है। तो अगर कंपनी ने पैसा नहीं मांगा है और फिर भी जनता ने दे दिया तो कंपनी के लिए क्या होगा, वो लायबिलिटी बढ़ेगी, और जब भी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्या होता है, वो डेबिट साइड में जाता है कि क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नेक्स्ट है इक्विटी 1 लाख का है, लायबिलिटीज़ 80,000 की है, प्रॉफिट आपका 20,000 का है। तो पूछा है संपत्तियों का मूल्य कितना होगा, तो आपको पता होगा एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, मतलब यही होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तो एसेट्स इज इक्वल टू 10 आपका 1 लाख का ये है इक्विटी, 80,000 का ये, 20,000 का ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 लाख का हो जाएगा एसेट। नेक्स्ट है डिविडेंड इज पेड ऑन। डिविडेंड किस पर दिया जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल पे, सब्सक्राइब्ड पे, कॉल्ड अप पे, स्टेट ऑफ कैपिटल नहीं होगा, ये होगा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और ऑप्शन आपका यही सही भी होगा, पेड अप कैपिटल पे, यानी कि जितना चुकाया गया है उसी अमाउंट पर पैसे डिविडेंड भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ए लिमिटेड purchased machinery of rupees 1,80,000 and paid consideration by issuing share of rupees 100 at 10% discount, calculate number of shares to be issued in form of consideration। यानी कि ए लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी है, वर्थ कितना है उसका, 1,80,000 का। उसके बाद उसके बदले में उसने कंसिडरेशन क्या दिया है, 10% डिस्काउंट पर 100 रुपये के अंश दिए हैं। तो अब पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, अमाउंट कितना देना है, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो इशू प्राइस कितना है, 100 रुपये का अंश है आपका, 10 रुपये डिस्काउंट पे है, यानी कि 10 रुपये माइनस कर दीजिए, कितना बचा 90, 90 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा आपका 2000, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है इफ फॉर 1,20,000 of net asset consideration is paid by company is rupees 1 lakh in form of fully paid equity shares, 20,000 will be transferred to, यानी कि आप एसेट्स कितनी कंपनी को मिली है, 1,20,000 की, उसके बदले में कंपनी ने क्या किया, 1 लाख रुपया पेमेंट किया है। ए कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान से उसको समझिएगा क्योंकि एक चीज़ में दो चीज़ें समझाने वाली हूँ। कंपनी ए ने बी कंपनी को खरीद लिया, कंपनी बी के पास टोटल कितने एसेट्स थे, 1,20,000 के, लेकिन कंपनी ए ने पेमेंट कितना किया, सिर्फ 1 लाख रुपया। तो कंपनी ए को फ़ायदा हो रहा है, और वो फ़ायदा कैसा है, कैपिटल नेचर का है, क्योंकि एसेट्स को और कैपिटल को खरीदने पर ही उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। वहीं पर अगर मान लीजिए कंपनी ए ने बी को जब खरीदा, उसके एसेट्स कितने के हैं, 1,20,000 के, और कंपनी इसको पेमेंट करती 2 लाख रुपया,
तो 80,000 रुपये ज़्यादा दे रही है। 80,000 रुपया कोई भी किसी को ज़्यादा क्यों देगा? क्योंकि कंपनी बी के पास गुडविल बहुत अच्छी होगी। तो उस समय क्या होता, जो 80,000 रुपये थे वो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कंपनी जो दूसरे कंपनी को खरीद रही है उसको फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। जब शेयर्स इशू किए जाते हैं प्रोमोटर्स को, प्रवर्तकों को, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट किया जाता है? शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। जब भी कुछ क्रेडिट होता है तो कुछ ना कुछ उसका डेबिट भी ज़रूर होता है। तो शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा, कोई एसेट होगा कि प्रमोटर का अकाउंट होगा। तो इस समय गुडविल अकाउंट आपका डेबिट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रमोटर्स के काम करने की वजह से ही कंपनी की ख्याति बनती है। इसलिए ये माना जाता है कि अगर प्रमोटर्स को शेयर दिया जा रहा है कंपनी का, तो उन्होंने गुडविल हमारे लिए लेके आया है, इसलिए हम उसको शेयर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ए लिमिटेड परचेज्ड एसेट of B Limited of rupees 1,50,000 and issued shares for consideration of rupees 100 at 25% premium. Calculate number of shares. अभी इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, उसमें क्या था, डिस्काउंट था। 100 रुपये का शेयर 90 रुपये पे इशू किए थे। यहाँ पर भी वही होगा, 1,50,000 का हमारा अमाउंट है, हमको इतना देना है, लेकिन शेयर्स कितने के हैं? 100 रुपये का शेयर था जिसको 25% प्रीमियम पर दिया जा रहा है, यानी कि 25 रुपये ज़्यादा मिलेगा। 125 से भाग दे दीजिए, जो भी आंसर आएगा आपका 12,000, वो हो जाएगा आपका आंसर, कि टोटल 12,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹11, 100 नहीं होगा, ये 10 होगा, ऑफ ₹10 एट ₹11, होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन 1 इंस्टॉलमेंट, एंट्री विल बी। 1,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का एक शेयर है जिसको इशू किया गया है 11 रुपये पे। तो जब शेयर्स ज़्यादा पर इशू किए जाते हैं तो इस 1 रुपये को क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। एंट्री आपकी क्या बनेगी, पैसा आपके पास आया यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे गया, और 2 आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी। एक लायबिलिटी बढ़ेगा शेयर कैपिटल वाला यानी कि अंश पूंजी वाला, और दूसरा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, और क्रेडिट साइड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ए लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट, एंट्री विल बी। 1,000 शेयर्स हैं, 100 रुपये का शेयर है जिसको 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया है, यानी कि 100 रुपये का शेयर है, 90 रुपये पे उसको इशू किया गया होगा। तो 10 रुपये कंपनी को लॉस हो रहा है, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 90 रुपये से, 10 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, कंपनी को लॉस होगा। तो लॉस भी हमेशा क्या होता है, नॉमिनल नेचर का, डेबिट साइड में जाता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट जाएगा, और 2 शेयर कैपिटल में कितना रुपये जाएगा, 100 रुपये ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी, डेबिट बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट एंड क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।